हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम। पेपर 1 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये होने वाला है आपका पेपर 1 का मिनी मॉक। आज के इस मिनी मॉक में आपको चांस मिलेगा टू विन गिफ्ट वर्थ रुपीज 500 रुपीज आज आप जीत सकते हो इस पर्टिकुलर मिनी मॉक में। कैसे जीत सकते हो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आज के हमारे इस सेशन में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर करने पर आपको मिलेंगे 250 रुपीज, यानी कि एक क्वेश्चन के 250 रुपीज, यानी कि टोटल हो गए दोनों क्वेश्चंस के 500। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको ये गिफ्ट कार्ड मिलेगा। जो भी विनर होगा उसको अनाउंस करा जाएगा ओवर एवरेज स्टडी टेलीग्राम चैनल ऑन नेक्स्ट डे, यानी कि कल आपको विनर का पता चलेगा। ये 2 क्वेश्चंस कौन से होंगे ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको ये पूरा सेशन अटेंड करना है। कोई 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर करने पर आपको ये गिफ्ट कार्ड मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए डाले गए हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके। इजी, मॉडरेट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तीनों ही तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर डाले गए हैं। कोई 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 हमारे यहाँ पर होने वाले हैं जिनका आंसर करने पर आपको ये गिफ्ट कार्ड मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये मिनी मॉक। So before starting our mock test, I am presenting a quote for you. अब्राहम लिंकन का ये कोट है। उन्होंने कहा कि give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। तो इस कोट से हमें क्या सीखना है? उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 6 घंटे दीजिए एक पेड़ काटने के लिए, मैं अपनी एक्स की धार तेज करने में पहले 4 घंटे स्पेंड करूंगा। तो हमें यहाँ से क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि अगर हमें एग्जाम को अच्छे से देना है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो हमें अपने टाइम को स्पेंड करना है इन द प्रैक्टिस। राइट, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अच्छे से अपने क्वेश्चंस को एग्जाम्स में सॉल्व कर सकें। तो इसी कोट के साथ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज मिनी मॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्टेड बाय टी गुड एंड जे ब्रोफी इन 1987 सिलेक्ट द की बिहेवियर ऑफ टीचिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। देखिए एक रिसर्च कंडक्ट करी गई बाय द टी गुड एंड जे ब्रोफी इन द ईयर ऑफ 1987। इस रिसर्च के बेस के ऊपर इन्होंने की बिहेवियर एज वेल एज हेल्पफुल बिहेवियर टीचिंग के दिए। आपको इन स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करके बताना है कि की बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग कौन से हैं। तो स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट है देखिए हमारे पास, मैक्सिमाइजिंग द टाइम स्पेंट ऑन टीचिंग एक्टिविटी। जब एक टीचर टाइम स्पेंड करता है ऑन टीचिंग एक्टिविटी, उसको मैक्सिमाइज करता है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं टीचिंग टास्क ओरिएंटेशन, और ये एक की बिहेवियर है हमारी इफेक्टिव टीचिंग का। इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स शो द रिक्वायर्ड सक्सेस रेट। तो स्टूडेंट्स का एक रिक्वायर्ड सक्सेस रेट इंश्योर करना, ये भी हमारा एक की बिहेवियर है टीचिंग का, स्टूडेंट सक्सेस रेट। राइट, आस्किंग क्वेश्चंस टू इंप्रूव द एनालिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछना ये की बिहेवियर नहीं है, ये हमारा हेल्पफुल बिहेवियर है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। मेंटेनिंग अफेक्शन इन वॉइस एंड मूवमेंट। अफेक्शन मेंटेन करना यानी कि टीचर अफेक्ट। टीचर अफेक्ट हमारा एक हेल्पफुल बिहेवियर है, ना कि की बिहेवियर। राइट, एंड ई इज मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम लेसन प्लान। तो इसको हम बोलेंगे लेसन क्लैरिटी विच इज अ की बिहेवियर ऑफ टीचिंग। राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ए बी ई ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। देखिए इफेक्टिव टीचिंग के 2 तरह के बिहेवियर यहाँ पर बताए गए इस पर्टिकुलर रिसर्च में, की बिहेवियर्स एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि की बिहेवियर्स कौन से हैं और हेल्पफुल बिहेवियर कौन से हैं। दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचिंग टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये हमारे की बिहेवियर्स हैं। एंड यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोविंग एंड टीचर इफेक्ट, ये हमारे हेल्पफुल बिहेवियर हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये कैटेगराइजेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है, दूसरी तरफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। हमें मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बेस्ड है होवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको चार तरह की इंटेलिजेंस दी हुई हैं: विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एंड बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए सबसे पहले दिया गया है एंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद हिज और हर ओन हैंड्स। तो जब एक पर्टिकुलर पर्सन फिजिकल एक्टिविटी को करना पसंद करता है तो उसको हम बोलते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, राइट। सो 4 के साथ हम यहाँ पर मैच करेंगे ए को। एंजॉय थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सो जब आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को अच्छे से सोच पाते हो, आपके अंदर ये स्किल होती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर अच्छे से सोचते हो, यू एंजॉय थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, तो ये हमारी होती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। डिबेट और गिव परसुएसिव स्पीचेस। तो जब एक पर्टिकुलर पर्सन अच्छे से डिबेट कर पाता है, परसुएसिव स्पीच दे पाता है, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। एंड एंजॉय ड्राइंग, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो जब एक पर्सन ड्राइंग एंजॉय करता है, पेंटिंग एंजॉय करता है, विजुअल आर्ट्स को एंजॉय करता है, तो इसको हम बोलते हैं विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर बनेगा एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए 8 तरह की इंटेलिजेंस यहाँ पर होवार्ड गार्टनर ने अपनी थ्योरी में दी है। इन सभी के नेम आपको पता होने चाहिए और बेसिक आइडिया इन सभी का आपको होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? नेचुरलिस्ट यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस, राइट, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। Our third question is Samita is a 5-year-old girl. She is observing her parents perform various rituals on religious festivals and greet their relatives as per their local customs. By observing her parents and relatives, she is learning about her cultural values. This learning is happening as per which theories? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक छोटी बच्ची है 5 इयर्स की, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रही है कि वो किस तरह से रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर, और साथ में वो अपने लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने रिलेटिव्स को भी ग्रीट कर रहे हैं। तो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके वो अपने कल्चरल वैल्यूज के बारे में सीख रही है। तो ये जो इसकी लर्निंग हो रही है, इस बच्ची की लर्निंग हो रही है, ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रही है? आपके ऑप्शन हैं डिस्कवरी लर्निंग, सोशल लर्निंग, इनसाइट लर्निंग या फिर डेवलपमेंटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लर्निंग हो रही है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो लर्निंग देखी हो रही है दूसरों को ऑब्जर्व करके, इसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि हम कैसे सीखते हैं, हम दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनको इमिटेट करके सीखते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसको दिया है एल्बर्ट बुंड्रा ने। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। और सोशल लर्निंग थ्योरी हमारी कहती है कि जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी बिहेवियर्स हम सीखते हैं, सोशल बिहेवियर्स हम सीखते हैं, वो बिहेवियर्स हम सीखते हैं बाई ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। जो भी हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं फिर उसको इमिटेट करते हैं, इस तरह से हमारी जो लर्निंग है वो होती है, और ये हमारी कहती है सोशल लर्निंग थ्योरी। Next question is from the statements given below, identify the correct statements about levels of teaching. तो आपको levels of teaching से related कुछ statements दी गई हैं, आपको correct statements यहाँ पर identify करनी है। थोड़ी सी lengthy statements हैं। Take your time, read these statements properly and tell me what will be the right answer of this question. पढ़ते हैं इन स्टेटमेंट्स को। सबसे पहली स्टेटमेंट है एट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। तो बिल्कुल सही बात है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है, स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी होता है। बी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि अर्लियर देयर वर ओनली 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेटर अ फोर्थ
लेवल कॉल्ड द ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे। तो देखिए स्टेटमेंट हमारी गलत है। अर्लियर हमारे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग ही यहाँ पर होते थे, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग ही हुआ करते थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑटोनॉमस लेवल जो है उसको इंट्रोड्यूस करा था मॉरिस एल्वेगी ने, ना कि जीन पियाजे ने। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। सो बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हमारा सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग होता है। डी स्टेटमेंट हमारा कह रही है एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स आर यूज्ड इन द न्यू सिचुएशंस। तो स्टूडेंट्स जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर वो जनरलाइजेशंस को बनाना यहाँ पर सीखता है, साथ में जो फैक्ट्स हैं उनको नई सिचुएशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी सीखता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ई स्टेटमेंट हमारी कह रही है लर्नर कैन डायरेक्टली गो टू अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग विदाउट पासिंग थ्रू द मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल्स। तो देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी थर्ड में आप रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए सी डी ओनली। ये हमारे देखिए यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो सबसे नीचे हमारा आता है, उसके बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट क्रैम्प करके सीखता है, राइट, रूट लर्निंग यहाँ पर होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो फैक्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो जानना स्टूडेंट सीखता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर वर्क करना भी सीख जाते हो, राइट। और इसके साथ ही एक फोर्थ लेवल ऑफ टीचिंग भी इंट्रोड्यूस करा गया जिसको हम ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, जहां पर टीचर का कोई रोल नहीं होता है, स्टूडेंट खुद से ही सीखता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर स्टूडेंट फ्री है, वो अपने हिसाब से जो मर्जी चाहे वो सीख सकता है, ठीक है। Next question is a research should be free from bias, prejudice, favoritism and subjective opinions. The statement represent which of the following characteristics of a research? तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी रिसर्च है वो बायस, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, प्रिजुडाइज, फेवरेटिज्म एंड सब्जेक्टिव ओपिनियन। तो जब एक रिसर्च में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्च में हो तो उस रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट्स हमारे कौन सी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है आपके ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या फिर जनरलाइजेबिलिटी। बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी हमारी रिसर्च है वो हमारे जो पर्सनल बायसेस हैं, जो हमारे प्रेजुडाइसेस हैं, जो भी हमारे ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे फ्री है। यानी कि जो चीज हम देख पा रहे हैं, जो चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में निकल करके आ रही है रिसर्च में, वही हम एज इट इज रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो पर्सनल बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, वो हमारी रिसर्च को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, राइट। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 which is objectivity। सो ऑब्जेक्टिविटी देखिए साइंटिफिक रिसर्च की सबसे क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और सबसे ज्यादा चेरिस्ड वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिविटी इन द साइंटिफिक रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी हमारी रिसर्च है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारी वैल्यूज, हमारे जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी से बिल्कुल ये ऑपोजिट होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे डिसीजन हैं वो हमारे पर्सनल बिलीव्स, ओपिनियन और टेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। और ऑब्जेक्टिविटी में जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, राइट। जो भी हम रिसर्च करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो हमारे पर्सनल जो भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, राइट। तो ऑब्जेक्टिविटी इज फ्री फ्रॉम ऑल द बायसेस एंड ऑब्जेक्टिविटी इज द मोस्ट चेरिस्ड वैल्यू इन रिसर्च। सबसे ज्यादा चेरिस्ड वैल्यू इन रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च। देखिए रिसर्च की हमें यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मेंशन है ये किस टाइप ऑफ रिसर्च को बिलोंग करती हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखिए जो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये हम ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसे हम कंडक्ट करते हैं टू गेन इनसाइट्स इनटू अ प्रॉब्लम व्हिच हैज नॉट बीन रिसर्च्ड येट, राइट। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको बहुत सा रिसर्च अभी तक नहीं करा गया है, हमें उसके बारे में इनसाइट्स चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम कंडक्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट। तो कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस को यहाँ पर निकालना हमारा पर्पस नहीं होता है, डज नॉट इंटेंड टू ऑफर कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस, राइट। सो प्रिलिमिनरी रिसर्च का एक टूल हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। तो अगर आप एक डिटेल्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से जान सकें। इसलिए इसको एक टूल माना जाता है हमारी प्रिलिमिनरी रिसर्च का, राइट। इसको हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स आगे चल करके फॉर्मुलेट होते हैं, जो भी रिसर्च में हम मेथड्स यूज करते हैं, उसका बेस कहीं ना कहीं हमारी फॉर्मुलेटिव हमारी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो होती है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, राइट। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कोई कॉन्क्रीट रिसर्च डिजाइन हम नहीं बनाते हैं, इसको इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट करा जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी हमें अपने रिसर्च क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लोर करना होता है, उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानना होता है, तो उस टाइम पर हम कंडक्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। Next question is a hypothesis which states that there is significant difference between selected variables in a study, and acceptance of hypothesis means the results are observed as a result of some real causes. So कौन सा hypothesis है जो ये बताता है कि जो भी हमारे selected variables हैं स्टडी में, उनके बीच में significant difference है, और ये जो difference है ये real cause की वजह से है। तो अगर हम hypothesis को accept कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस दो वेरिएबल्स के बीच में है, और उसका जो रीजन है वो एक रियल रीजन है, ना कि बाई चांस है। तो ये कौन सा हाइपोथेसिस होता है? नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, नॉर्मल हाइपोथेसिस, या फिर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 2, रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम दो तरह के हाइपोथेसिस को लेकर के चलते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमारा नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो भी हमारे वेरिएबल अंडर स्टडी हैं, जिन भी ग्रुप्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और अगर उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भी तो वो सैंपल फ्लक्चुएशन की वजह से है, वो चांस की वजह से है, उसका कोई रियल कॉज नहीं है। इसको हम एच नॉट से भी डिनोट करते हैं। इसका ऑपोजिट हमारा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, राइट। ये हमारा हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी, कि जिन भी ग्रुप्स को, जिन भी वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है इसका कोई रियल कॉज है, राइट। ये बाई चांस नहीं है, और इसको हम H1 से या फिर HA से भी डिनोट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका गिफ्ट क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको आप चैट बॉक्स में करते रहिए। तो 8th क्वेश्चन है अब हमारे पास, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 है हमारी, टू मिनिमाइज द रिस्क्स एंड हजार्ड्स एसोसिएटेड विद अनएथिकल बिहेवियर, रिसर्चर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट एंड द बेस टू अवॉइड दीज माल प्रैक्टिसेस। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है, fabrication is research misconduct in which a researcher copies someone else's intellectual property and shows his or her own achievement. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो भी रिस्क और हजार्ड्स एसोसिएटेड होते हैं रिसर्च के अनएथिकल बिहेवियर के साथ,
उनको रोकने के लिए जो रिसर्चर है उसको अवेयर होना चाहिए अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, और किस तरह से जो हमारे रिसर्च मिसकंडक्ट होते हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको किस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए, ये इसके बारे में रिसर्चर को पता होना चाहिए। सो बिल्कुल सही हमारी ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि फैब्रिकेशन हमारा एक रिसर्च मिसकंडक्ट है। बिल्कुल सही बात है, फैब्रिकेशन हमारा एक रिसर्च मिसकंडक्ट होता है जिसमें रिसर्चर कॉपी करता है समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इस तरह से दिखा देता है कि ये मेरी अचीवमेंट है। तो देखिए बाकी जो ये पार्ट है ये स्टेटमेंट का, ये हमारा गलत है, राइट। ये मिसकंडक्ट तो है, लेकिन बाकी जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है ये प्लेगरिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो देखिए 3 तरह के यहाँ पर रिसर्च मिसकंडक्ट हमारे पास होते हैं, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। फैब्रिकेशन का क्या मतलब है? फैब्रिकेशन का मतलब है डेटा का मेकअप करना, यानी कि डेटा की इन्वेंशन करना। कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो मान लो अपनी स्टडी में, और आपने डेटा कलेक्ट करा ही नहीं, आपके 100 रिस्पॉन्डेंट से आपको 100 रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करना था, आपने 50 रिस्पॉन्डेंट से ही डेटा कलेक्ट किया, बाकी का जो 50 रिस्पॉन्डेंट्स का डेटा है वो खुद ही आपने बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं मेकिंग ऑफ द डेटा, इन्वेंशन ऑफ द डेटा और इन्फॉर्मेशन, और ये एक रिसर्च मिसकंडक्ट है और इसको हम फैब्रिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फाल्सिफिकेशन। देखिए फाल्सिफिकेशन का मतलब है अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, की जो भी आपने रिजल्ट ऑब्जर्व करे उसको अल्टर कर देना, राइट। आपने एक पर्टिकुलर स्टडी कंडक्ट करी, उसमें जो भी रिजल्ट आया आपने उसको जानबूझ के अल्टर कर दिया, राइट। जो इस तरह का रिजल्ट आप चाहते थे उस वैसा दिखाने के लिए आपने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अल्टर कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। और प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करना और उसे अपना दिखा देना, तो इसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। और ये तीनों ही जो हैं वो रिसर्च मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन हमारी कह रही है कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन वेयर वर्ड्स आर नॉट द ओनली टूल टू बी प्रायोरिटाइज्ड बट आल्सो अवर सेंसेस। और रीजन हमारा कह रहा है ह्यूमन बींग्स हैव ए कंपल्सिव अर्ज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो असर्शन हमारी कह रही है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये सिर्फ मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज समथिंग मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन। और सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है, एक हमारे कम्युनिकेशन का टूल सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है जिसको हम प्रायोरिटाइज करें, हमें जो हमारी सेंसेस हैं उनका ध्यान भी रखना चाहिए, वो भी एक टूल है कम्युनिकेशन का। तो बिल्कुल सही बात है, देखिए असर्शन हमारी बिल्कुल सही है। रीजन हमारा कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स हैव ए कंपल्सिव अर्ज टू कम्युनिकेट, कि ह्यूमन बींग्स में एक कंपल्सिव अर्ज होती है, एक नेचुरल अर्ज होती है कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर जो टाइम है वो कम्युनिकेशन में ही जाता है, कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है उसमें हम कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो देखिए हमारा रीजन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो हमारी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, both the assertion and reason are correct and reason is not correct explanation of assertion. नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स यहाँ पर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टाइप्स ऑफ बैरियर्स में हमें यहाँ पर मेंशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिमेंटिक बैरियर्स, परसेप्चुअल बायसेस एंड कंपीटिंग स्टिमुलस। तो जल्दी से मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है शेप्ड बाय अवर कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कौन सा हमारा बैरियर है जो कल्चरल एनवायरनमेंट से शेप्ड होता है, सो इसके साथ हम मैच करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे कुछ अजम्पशंस होती हैं जिनके बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, राइट, और ये शेप्ड होती हैं बाय अवर कल्चरल एनवायरनमेंट। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम मैच करेंगे शेप्ड बाय अवर कल्चरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस। तो देखिए स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस ये हमारे टाइप्स हैं परसेप्चुअल बायसेस के। तो 3 के साथ हम मैच करेंगे बी को। अकर व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट वर्ड्स बीइंग यूज्ड, तो सबसे आसान था इसको मैच करना, जब भी हमारे वर्ड्स में डिसएग्रीमेंट होता है,
जो वर्ड्स हैं उनकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है, तो इनको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट आर द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग एरियाज। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन हमारे सराउंडिंग एरियाज में चल रही होती है, उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंपीटिंग स्टिमुलस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। और देखिए ये क्वेश्चन था आपका गिफ्ट कार्ड वाला क्वेश्चन, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया है उसको मिलेगा ये गिफ्ट कार्ड। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे ऑन एवरी स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल। तो ये था देखिए आपका गिफ्ट कार्ड क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 के साथ ए, 2 के साथ सी, 3 के साथ बी एंड 4 के साथ डी। सो अगर आपने इस गिफ्ट कार्ड को मिस कर दिया है तो आपको एक और चांस अभी मिलेगा। आगे भी एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसमें गिफ्ट कार्ड होगा, तो इसलिए सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आप चैट बॉक्स में आंसर करते रहिए। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए ये सारे हमारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर के। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स जो कॉज्ड होते हैं टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट एंड नॉइज से। इसके अलावा अगर आपने रॉन्ग मीडियम को चूज कर लिया है उसकी वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। सिमेंटिक बैरियर्स विच आर कॉज्ड बाय वेरिड कॉनोटेटिव मीनिंग्स, यानी कि वर्ड्स को जब आप समझ नहीं पाते हैं तो उनको हम सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। कल्चरल बैरियर्स जो कॉज्ड होते हैं बाय द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल्स। साइकोलॉजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स जो कॉज्ड होते हैं बाय द मूड्स, एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप्स। इसके अलावा हम बात करें बैरियर्स कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी, तो ये कॉज्ड होते हैं बाय द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवर कॉम्प्रिहेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है अकॉर्डिंग टू मेरेवियन words accounts for 7%, tone of voice accounts for 38% and our body language accounts for 55% of the communication। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी टू मैनिपुलेट एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए मेरेवियन ने यहाँ पर एक रिसर्च करी और इनके अकॉर्डिंग जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 7% अकाउंट करते हैं, उनका 7% ही रेलिवेंट होती है। जो हमारी वॉइस की टोन होती है वो 38% होती है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विच इज 55%। सो बिल्कुल सही है ये हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ईजी टू मैनिपुलेट एज कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो मैनिपुलेट आसानी से नहीं कर सकते, जबकि वर्ड्स को हम अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हमारी जो आई कांटेक्ट है, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, राइट। लेकिन जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उसको हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। देखिए मेरेवियन ने यहाँ पर एक रिसर्च करी थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ड्स हमारी कम्युनिकेशन में 7% इंपॉर्टेंस रखते हैं, 38% टोन ऑफ द वॉइस एंड 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज, और इसको हम 7-38-55 रूल भी बोलते हैं, तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है, राइट। और जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसको फेक करना आसान नहीं होता है क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव होती है, इंट्यूटिवली होती है, उसको हम फेक नहीं कर सकते। इट इज जनरली मोर इंडिकेटिव ऑफ ए पर्सन ट्रू फीलिंग, तो एक पर्सन की जो ट्रू फीलिंग होती है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है। सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 12 टू 14। सो 12 टू 14 तक जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आंसर करने हैं बेस्ड ऑन दिस टेबल। हर क्वेश्चन में आपको ये टेबल देखने को मिल जाएगा। सो आपको देखिए ये टेबल दिया गया है, टेबल में दिए गए हैं एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए कंपनी इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। आपको कंपनी के एक्सपेंडिचर दिए गए हैं, एक्सपेंडिचर की आइटम्स यहाँ पर मेंशन है, सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड टैक्सेस। दूसरी तरफ ईयर यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, राइट। आपको इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर व्हिच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। सो बताइए एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कंपनी का क्या होगा। सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को और जल्दी से बताइए क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा विच विल बी ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज 36.66 लैक्स। अब देखिए 36.66 लाख से कैसे आया, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, राइट। सो इंटरेस्ट कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन्स। आपको सिंपली करना क्या था, आपको इन सभी का टोटल करना था। 23.4, 32.5, 41.6, 36.4 एंड 49.4, इन सभी को आप टोटल करते आपका निकल के आता 183.3। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स के साथ, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो 5 से जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 36.66 लैक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको बताना है कि जो भी टोटल बोनस कंपनी ने पे किया वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है जो उन्होंने सैलरी पे करी इस पूरे पीरियड में, फ्रॉम 1998 टू 2002। सो जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ बोनस कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे सैलरी को, और फिर बताइए कि जो हमारा बोनस है वो कितना परसेंट है सैलरी का। अप्रोक्सीमेट आंसर आपको यहां पर निकालना है। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1%। तो 1% कैसे है, देखिए आपको निकालना है कि जो भी हमने टोटल बोनस पे किया वो हमारी सैलरी का कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बोनस को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। बोनस आपके पास यहाँ पर मेंशन है, तो इस सभी आइटम्स को आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे आप टोटल सैलरी से। सैलरी कहाँ है, ये हमारी सैलरी है, इन सभी आइटम्स को आप टोटल करेंगे। बोनस का सारा टोटल आपका आएगा 17, जो आपकी सैलरी है उसका टोटल आपका आएगा 1710, मल्टीप्लाई बाई 100 आप करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 1% निकल करके आएगा। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1%. Next question is the total expenditure of company on all these items during the year 2000 is। तो आपको बताना है कि जितनी भी ये items of expenditure दी गई हैं ईयर 2000 में कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको सिर्फ एडिशन यहाँ पे करना है। यूनिट मेथड से जाएंगे तो आंसर आपका सिर्फ 5 सेकंड्स में यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 544.44 लैक्स। कैसे आया इसका आंसर, देखिए ईयर 2000 में आपको बताना था कि टोटल कंपनी का खर्चा कितना हुआ, तो ये सारी आइटम्स को आपको यहाँ पर ऐड करना था, आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाता। यूनिटरी मेथड से कैसे होता, देखिए यहाँ पर डेसिमल सिर्फ दो ही खर्चों में दिया गया है, 3.84 एंड 41.6 जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, तो दो डेसिमल्स में सिर्फ 3.84 है। तो पहली आइटम जो आपके आंसर में होनी चाहिए, जो आंसर में होनी चाहिए थी वो 4 होनी चाहिए थी, और एक ही आपका यहाँ पर ऑप्शन था जिसके एंड में 4 था एंड दैट वाज 544.44, इसलिए विद इन 5 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। राइट आंसर विल बी 544.44, राइट। Next question is the difference between compound interest and simple interest on a certain amount of money at 5% per annum for 2 years is 15. Find the sum. So देखिए यहाँ पर आपको compound interest और simple interest का डिफरेंस दिया हुआ है विच इज 15, आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं 2 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5। आपको सम बताना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज 6000। सो देखते हैं 6000 कैसे निकल करके आया है। देखिए आपको सम निकालना है तो हम मान लेंगे कि हमारा जो सम है वो है 100। लेट द सम बी 100, राइट। तो अगर हमारा सम यानी कि हमारा प्रिंसिपल 100 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल है कैलकुलेट करना, 100 इंटू 5 इंटू 2। 5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 हमारा नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा 10 निकल करके आ जाएगा, राइट। अगेन हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकल करके कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 41 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आया। तो अब जो हमने यहाँ पर माना हुआ है, हमारा जो प्रिंसिपल की 100 है, जिसको हमने 100 माना हुआ है, इसके बेस के ऊपर हमारा डिफरेंस कितना है? तो इसके बेस के ऊपर अगर आप अपने CI और SI का डिफरेंस निकालोगे, यानी कि 41 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10, तो ये आपका निकल करके आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1/4, राइट। तो 1/4 जो है ये कितना है हमारा? इट इज इक्वलेंट टू 100, यानी कि 100 जब हमारा सम है तो हमारा डिफरेंस है 1/4। अब देखिए हमें यहाँ पर इक्वेशन लगानी है, बहुत ही आसानी से आपका ये आंसर निकल करके आएगा। तो हमारा डिफरेंस जो है वो 1/4 है, किस केस में? जब हमारा सम है 100। तो समझ पा रहे हो, 1/4 हमारा सम है 100 के केस में, ठीक है। तो हमें निकालना है कि अगर डिफरेंस 15 हो जाए, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हमारा डिफरेंस 15 हो जाए तो हमारा सम कितना होगा? तो अब आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 100 है, राइट, 100 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और डिवाइड इसको हम कर देंगे 1/4 से। सो 1/4 को जब हम यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा? 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 15 इंटू 4। 15 इंटू 4 इज 60, 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 6000। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर हो गया है। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। हमने पहले मान लिया कि 100 है हमारा प्रिंसिपल, उसके बेस पे हमने SI निकाला विच इज 10, उसके बेस के ऊपर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला विच इज 41 डिवाइडेड बाई 4। दोनों का डिफरेंस 1/4 है। तो 100 के केस में अगर 1/4 है, राइट, 1/4 डिफरेंस अगर 100 सम के केस में है तो 15 डिफरेंस किस केस में होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 6000 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। Our next question is Krishnan bought a camera and paid 20% less than its original price. He sold it at 40% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishnan on the original price was. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कृष्णन है, उसने एक कैमरा जो है वो खरीदा और 20% लेस पे किया ओरिजिनल प्राइस से। जो भी ओरिजिनल प्राइस था कैमरा का, उसका उसने 20% लेस जो है वो पे किया, राइट। उसके बाद उसने 40% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया, जिस प्राइस पे उसने खरीदा था उस प्राइस के अकॉर्डिंग। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज 12%। सो देखते हैं 12% ये कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जो कृष्णन है उसने क्या किया, उसने 20% लेस प्राइस पे एक कैमरा को खरीदा। तो हम मान लेंगे कि लेट्स सपोज कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 है, राइट। सो अगर कैमरा का ओरिजिनल प्राइस 100 है तो कृष्णा का कॉस्ट प्राइस देखिए क्या होगा, उसने किस प्राइस पे उसको खरीदा? उसने 80 पे खरीदा विच इज 20% ऑफ द 100, राइट। वो 20% कम प्राइस पे खरीद रहा है ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राइट। ओरिजिनल प्राइस था उसका 100। अब बोला गया क्वेश्चन में कि उसने फिर उस कैमरा को 40% प्रॉफिट पे बेचा, उस प्राइस से जिस पे उसने उससे को खरीदा था। तो उसने किस प्राइस पे खरीदा है? 80 पे खरीदा है। 80 का 40% प्रॉफिट उसको मिला। सो 40% ऑफ 80 प्लस 80, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 112 हो गया, राइट। तो उसका टोटल यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया? वो 112 हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि उसने कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया और ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100। उसने उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया जब उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा? 112। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? 12 रुपीज। तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, परसेंटेज निकल करके आपकी आ जाएगी विच इज 12%, राइट।
Next question is two students appeared at an examination. One of them scored 9 marks more than the other and his marks was 56% of some of their marks. The marks obtained by them are. So देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दो स्टूडेंट्स हैं वो एक एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, राइट, जिसमें से एक जो स्टूडेंट है उसने 9 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे दूसरे से, यानी कि एक ने कोई भी मार्क्स स्कोर करे होंगे, मान लो एक ने 50 किए तो दूसरे ने 59 किए, राइट, एंड वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर एंड हिज मार्क्स वाज 50% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। और जो भी उसके मार्क्स हैं उसने 9 ज्यादा स्कोर किए और जो भी उसके मार्क्स हैं वो दोनों के टोटल से का क्या है 50% है, उसका दोनों के टोटल का 50% है, 50% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। आपको दोनों के द्वारा स्कोर करके मार्क्स यहां पर बताने हैं, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज 42 एंड 33। सो देखते हैं 42 एंड 33 ये कैसे आया। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर करे दूसरे से 9 ज्यादा। तो अब मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर करे, एक ने x मार्क्स स्कोर करे तो दूसरे ने स्कोर करा x प्लस 9, यानी कि एक ने 9 ज्यादा करे ना दूसरे से, सो एक ने x स्कोर किए तो दूसरे ने स्कोर करे x प्लस 9। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि वो स्टूडेंट जिसने दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे, यानी कि जिसने x प्लस 9 स्कोर करा, उसका जो स्कोर है वो दोनों के टोटल का 56% है, यानी कि किसका x प्लस 9 उसके खुद के मार्क्स प्लस x जो दूसरे स्टूडेंट ने स्कोर करे उसका 56% है उसका स्कोर, राइट, यानी कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 56% ऑफ x प्लस 9 प्लस x। तो ये इक्वेशन हमारी यहां पर तैयार हुई एज पर द क्वेश्चन, राइट। समझ पा रहे हो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि वो स्टूडेंट जिसने 9 मार्क्स जो है वो ज्यादा स्कोर करे उसके मार्क्स दोनों के टोटल का 56% यानी कि x प्लस 9 प्लस एक्स का 56% है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट, 4 से निकल जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा 25, राइट। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 9 से, 25 x प्लस 9 एंड 14 2x प्लस 9, राइट। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए ये निकल करके इक्वेशन आएगी 3x इज इक्वल टू 99, x आपका 33 निकल करके आ जाएगा। सो अगर x आपका 33 है, राइट, तो दूसरे का स्कोर क्या हो जाएगा 33 प्लस 9 विच विल बी इक्वल टू 42, राइट। तो दोनों के मार्क्स कितने हो जाएंगे 42 एंड 33, ठीक है। Next question is some students are not sincere is an example of which category of propositions। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि some students are not sincere, ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, ये कौन सी प्रोपोजिशन की कैटेगरी का एग्जांपल है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज पर्टिकुलर नेगेटिव। तो देखिए ये हमारी प्रोपोजिशन की कैटेगरीज होती हैं, ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी एंड सम एस इज नॉट पी। तो ये किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑल एज बी, ऑल नो एज बी, सम एज बी, राइट। तो देखिए जो ऑल टाइप की हमारी स्टेटमेंट होती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो यूनिवर्सल है और इसकी जो क्वालिटी है वो अफर्मेटिव है। तो देखिए क्वांटिटी भी दो तरह की होती है और क्वालिटी भी दो तरह की होती है। क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, और क्वालिटी होती है हमारी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो जो ऑल टाइप की हमारी स्टेटमेंट होती है इसकी क्वांटिटी हमारी यूनिवर्सल है और क्वालिटी है अफर्मेटिव, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जो नो टाइप की स्टेटमेंट होती है इसकी क्वांटिटी हमारी यूनिवर्सल होती है और क्वालिटी इसकी नेगेटिव होती है, तो ये हमारी हो जाएगी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, राइट। सम एस इज पी, तो सम टाइप की स्टेटमेंट हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है और ये एफर्मेटिव है, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव। एंड सम एस इज नॉट पी, ये हमारी होती है पर्टिकुलर नेगेटिव, इसमें क्वांटिटी हमारी पर्टिकुलर है और क्वालिटी है नेगेटिव। तो यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, तो यहाँ पर देखिए ओ टाइप की ये स्टेटमेंट थी हमारी,
राइट। AEIO इसको बोला जाता है, आई एम श्योर आपको ये पता होगा। ऑल टाइप की स्टेटमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, नो को हम ई से, सम वाली स्टेटमेंट को हम आई बोलते हैं, और जो सम नॉट वाली हमारी स्टेटमेंट होती है उसको ओ टाइप की स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ओ टाइप की जो हमारी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में दी हुई, वो हमारी पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगी। सो राइट आंसर विल बी पर्टिकुलर नेगेटिव। Next question is from the list given below, identify the orthodox school of Indian logic. So Indian logic के orthodox schools आपको यहाँ पर लिस्ट से बताने हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, न्याय, सांख्य, चर्वक्का, जैनिज्म एंड वेदांत। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज ABE ओनली। हमारे न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये तीनों जो हमारे इंडियन लॉजिक के स्कूल हैं, ये तीनों ही हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, राइट। और चरवक्का और जैनिज्म ये हमारे अनऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, राइट। तो इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ABE ओनली। तो देखिए इंडियन फिलोसफी की अगर हम बात करें, इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की अगर हम बात करें, तो इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, आस्तिक स्कूल्स एंड नास्तिक स्कूल्स। तो जो हमारे आस्तिक स्कूल्स हैं इनको हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स भी बोलते हैं, और नास्तिक स्कूल्स को हम हेटेरोडॉक्स स्कूल्स भी बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ये वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ये वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में क्या आएगा, न्याय, विशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। तो ये नेम आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में हमारा आएगा चरवक्का, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म के वेरियस स्कूल्स को आपको यहाँ पर ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं योगाचारा, माध्यमिका, सौत्रांतिका, व्यवस्थिका एंड परोक्षा। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ABCD ओनली। यहाँ पर प्रोक्ष जो दिया हुआ है ये बुद्धिज्म का स्कूल नहीं है, बाकी चारों ही हमारे बुद्धिज्म के स्कूल हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ABCD ओनली। तो देखिए ये 4 स्कूल्स हैं हमारे पास बुद्धिज्म के। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं जाना है, बेसिक आइडिया ही आपको एक यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए जो योगाचारा है ये बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन है, बुद्धिज्म फिलोसफी एंड साइकोलॉजी का, जो एम्फेसाइज करता है ऑन द स्टडी ऑफ कॉग्निशन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस थ्रू इंटीरियर लेंस ऑफ मेडिटेटिव एंड योगिक प्रैक्टिस। यानी कि मेडिटेशन को यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया है इस पर्टिकुलर स्कूल में, इसलिए इसको बोला जाता है योगाचारा। और जो माध्यमिका स्कूल है ये डॉक्ट्रिन ऑफ मिडल वे है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि माध्यमिका को डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल वे भी बोला जाता है। और जो सौत्रांतिका का है ये कहता है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप परसेप्शन से नहीं जान सकते, जितने भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो परसेप्शन से नहीं जाने जा सकते हैं। जबकि व्यवहाशिका यहाँ पर कहता है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज हम गेन कर सकते हैं थ्रू अवर परसेप्शन। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको इन स्कूल्स के बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट है टॉक टू द टीचर डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे यूजेस ABU कोलैबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम्स टू द फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू फैसिलिटेट डिजिटल इशुएंस, स्टोरेज, एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स इशूड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि देखिए जो टॉक टू टीचर है इसको IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है, बिल्कुल सही बात है। ये ABU कोलैबोरेशन टूल इसको भी यूज करता है, लेकिन ये जो टूल है ABU इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप नहीं किया है, इसको डेवलप करा है अमृता यूनिवर्सिटी ने। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, ये सही बात है, लेकिन
ये फैसिलिटेट नहीं करता है डिजिटल इशुएंस एंड स्टोरेज ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। डिजिटल स्टोरेज और एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसका डिजिटल स्टोरेज का काम किसका है, वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का, राइट, ना कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जहां जिसमें जो भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनको आप डिजिटल स्टोर कर सकते हैं और उनकी डिजिटल वेरिफिकेशन भी करी जा सकती है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इस काम के लिए नहीं बनाई गई है। टॉक टू अ टीचर ये आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप करा है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी का ये एक इनिशिएटिव है। एबीयू ये टूल यूज करता है, लेकिन ये जो एबीयू टूल है इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि अमृता यूनिवर्सिटी ने डेवलप करा है। ठीक है। Next question is which of the following international organization has recognized the use of information and communication technology under a comprehensive initiative called PM E-Vidya by the Department of School Education, Ministry of Education। So देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोविड-19 के टाइम पे पीएम ई विद्या ये एक आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था। तो इसको रिसेंटली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज करा है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज करा है? वर्ल्ड बैंक, यूएनएचआरसी, यूनेस्को या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज यूनेस्को। तो देखिए ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है पीएम ई विद्या, एक आईसीटी इनिशिएटिव है, ये इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज करा है यूनेस्को ने। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और पीएम ई विद्या ये किस तरह का इनिशिएटिव है? तो इस इनिशिएटिव में देखिए 12 ई विद्या टीवी चैनल्स को लॉन्च करा गया है, जिसमें हर एक क्लास के लिए एक चैनल बनाया गया है, यानी कि एक क्लास को एक चैनल डेडिकेटेड है। क्लास 1 to 12 एक एक चैनल यहाँ पर डेडिकेट करा गया है और इस इनिशिएटिव का नाम है पीएम ई विद्या। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दी हुई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टेलनेट, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड मॉडम। सो मैच करके आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है डिवाइस और प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा टू ए सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन। तो कौन से डिवाइस या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर डेटा को एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिसको हम टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो ये हमारा काम करता है मॉडम। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप फॉर ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट थ्रू द इंटरनेट। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको नेटस्केप ने डेवलप करा है, जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट कर सकते हो? तो ये है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट विद ए रिमोट होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर को रिमोट होस्ट कंप्यूटर पे कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इसको हम बोलते हैं टेलनेट। एंड एड्रेस फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फाउंड ऑन द वेब, इट इज अवर URL विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1D 2C 3B एंड 4A, राइट। देखिए ये इस क्वेश्चन के यहाँ पर जितने भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका राइट मैच यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर से पीडीएफ से पढ़ लेना। ये वही है जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था। ठीक है। Our next question is which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? So क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टील इंडस्ट्री कौन से pollutants को रिलीज करती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ए, बी, सी एंड डी। तो ये जितने भी पोल्यूटेंट्स यहाँ पर मेंशन है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं ये स्टील इंडस्ट्री जो है वो रिलीज करती है, राइट। देखिए स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टील इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन की एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि एयर पोल्यूशन की थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमारी स्टील इंडस्ट्री है। और स्टील इंडस्ट्री से अगर हम बात करें तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, राइट, क्योंकि वहां पर जो कोल है उसकी कन्वर्शन करी जाती है। तो स्टील प्लांट जो है वो बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स को इमिट करती है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये सभी पोल्यूटेंट्स को स्टील इंडस्ट्री एमिट करती है। Our next question is with reference to World Environment Day, which of the following statements are correct? So आपको बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। पहली स्टेटमेंट कह रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970 बाय यूनाइटेड नेशंस एट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। बी स्टेटमेंट है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून। सी स्टेटमेंट है हमारी द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 वाज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एंड डी स्टेटमेंट इज द होस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज स्वीडन। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज बी एंड डी ओनली। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था गिफ्ट कार्ड वाला क्वेश्चन, और जिस किसी ने भी इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया है उसको मिलेगा ये गिफ्ट कार्ड। अगेन मैं आपको बता चुका हूं, इसका विनर आपको पता चलेगा नेक्स्ट डे ऑन एवर स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल, राइट। सो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का देखिए हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज बी एंड डी ओनली। So, देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसको स्टैब्लिश करा गया था 1972 में, ना कि 1970 में। इसको स्टैब्लिश करा गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कंडक्ट करी गई थी 5 से 16 जून तक 1972 में, राइट। और उसके बाद से ही रेगुलरली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। सो एक साल के बाद 1973 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करा गया था, और उस टाइम पर इसकी थीम थी, जो पहली थीम थी, दैट वाज ओनली वन अर्थ, राइट। तो उसके बाद से हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को डिफरेंट कंट्री जो है वो होस्ट करती है, और 2022 में इसको होस्ट करा था स्वीडन ने। तो अगर 2020 की जो इसकी थीम है उसकी हम बात करें, तो क्योंकि हम 50 ईयर्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस ईयर इस कॉन्फ्रेंस को 50 ईयर्स हो गए हैं, तो इसीलिए इस ईयर भी जो थीम थी हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की वो थी ओनली वन अर्थ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये लास्ट ईयर 2021 की हमारी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर 8 गोल्स दैट ऑल 191 यूएन मेंबर स्टेट्स हैड एग्रीड टू ट्राई to achieve by the year 2015। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है द 17 SDGs are globally introduced by United Nations where attention has been given to protect biodiversity in goal number 15। so क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 8 गोल्स थे और इनको 2015 तक अचीव करा जाना था, और सभी यूनाइटेड मेंबर्स ने यहाँ पर एग्री करा था कि हम इनको अचीव करेंगे। और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इनको ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने इनको इंट्रोड्यूस करा है। और गोल नंबर 15 में देखिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। हमारा गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, राइट। तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो करी गई है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें हमें अचीव करना है बाय द ईयर ऑफ 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कह रही है इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव अ 20% टारगेट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय द ईयर ऑफ 2030 इन द बायोफ्यूल पॉलिसी। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि रिसेंटली इंडिया हैज अचीव्ड अ 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो देखिए हमारी पहली स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाएगी? हमारी पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 इसको अमेंड गवर्नमेंट ने कर दिया है और अमेंडमेंट के बाद हमें अब जो टारगेट अचीव करना है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का इन पेट्रोल उसे एडवांस कर दिया गया है 5 ईयर से। पहले इस टारगेट को अचीव करा जाना था 2030 तक, लेकिन अब इस टारगेट को हमें 2025-26 तक अचीव करना है, राइट। और रिसेंटली ये न्यूज में भी था कि हमने जो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है उसको अचीव कर लिया है, यानी कि जो 20% ब्लेंडिंग हमें करनी है उसका 10% हम यहाँ पर अचीव कर चुके हैं। 10% हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और 5 मंथ्स पहले ही हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब इसका बेनिफिट क्या है? हमने जो ये 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करा है इसका हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि इससे हमारा जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो रहा है बाय द 20 lakhs टन्स एंड इट हैज सेव्ड इंडियाज 41,000 करोड़ ऑन ऑयल इंपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज स्पेंडिंग। की जो भी हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ना था वो हमें अब नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो पेट्रोल में कर दी है। Next question is with the reference to the ancient Indian education system, which of the following statements are correct? तो आपको बताना है कौन सी statements यहाँ पर correct हैं about the ancient Indian education system। statements आपको यहाँ पर दी गई हैं, 5 statements दी गई हैं। statements को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस question का right answer। सो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए बी ई ओनली। तो देखिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स वाज मेड बाय द फॉर्मल सेरेमनी उपनयना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो फॉर्मल सेरेमनी होती थी स्टूडेंट की एडमिशन के टाइम पर उसको उपनयना सेरेमनी बोला जाता था। स्टूडेंट को यहाँ पर टीचर के हाउस में रहना पड़ता था, लर्निंग पर्पज के लिए गुरुकुल में रहना पड़ता था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वुमेन जो शादी नहीं करती थी और थ्रू आउट द लाइफ वो पढ़ाई किया करती थी उनको साध्योबाहस नहीं बोलते थे, उनको बोलते थे ब्रह्मवादिनी, राइट, नॉट साध्योबाहस। साध्योबाहस वो होती थी जो शादी से पहले तक पढ़ा करती थी, राइट। तो इसलिए सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। नालंदा और तक्षशिला इनको डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे मैनेज करा जाता था, ना कि मोनार्की के प्रिंसिपल पे। तो ये भी हमारी गलत स्टेटमेंट है। और पोस्ट वैदिक इरा में हमारे 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, गुरुकुल्स, परिषद एंड सम्मेलन। तो ये हमारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ए बी ई ओनली। Our next question is arrange the following post independence education commission in chronological order। So आपको chronological order में यहाँ पर post independence जो education commission है उनको लगाना है। ऑप्शंस दिए गए हैं मुदलियार कमीशन, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन एंड सैम पिट्रोडा कमेटी। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज डी ए बी सी ई। सबसे पहले आया था देखिए राधाकृष्णन कमीशन, उसके बाद मुदलियार कमीशन, देन कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, उसके बाद कोठारी कमीशन और एंड में सैम पिट्रोडा कमेटी, ये 2007 के टाइम पर आई थी।
देखिए ये हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड टू एजुकेशन, इनको यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया हुआ है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर राधाकृष्ण कमीशन आया था जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था, राइट। इसके बाद मुदलियार कमीशन, देन कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कोठारी कमीशन, एजुकेशन सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 में आई। उसके बाद गन्नम कमेटी आई थी 1973 में। देन सैम पिट्रोडा कमेटी, यशपाल कमेटी, शर्मा कमेटी, डॉक्टर अनिल काकोदर कमेटी एंड के बी पवार कमेटी, राइट। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मेंशन है, ये आप यहां से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एडवोकेटेड टर्निंग एजुकेशन इनटू ए फोर्सफुल टूल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज। और स्टेटमेंट टू हमारी कह रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होज पर्पस इज टू गिव इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग टू द इंडियन यूथ। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। क्योंकि देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बिल्कुल सही बात करी गई है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। 1986 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसने सोशल और मॉरल वैल्यूज के ऊपर फोकस करा था, यानी कि वैल्यू एजुकेशन के ऊपर इन्होंने फोकस करा था, एडवोकेट करा था वैल्यू एजुकेशन को। इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और जो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए आपने याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है और इसका पर्पस है जो इंडियन यूथ है उसमें इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स को डेवलप करना, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से इन क्वेश्चन से हुई होगी। इस सेशन के खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।